हाय दोस्तों, जैसा आप जानते हैं मैं अमित काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। एक मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि इस समय देश और दुनिया एक बहुत भारी संकट से दोस्तों गुजर रहा है और इस संकट में सब सारी शिक्षा व्यवस्था क्या पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो काफ़ी कोशिश के बाद या काफ़ी समय बाद आज मैं स्टूडियो पहुँचा हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक टॉपिक कंप्लीट करके देके जाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जिन चीज़ों को पढ़ेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री आज हम करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री को आज हम फिनिश करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को मैं दो तरीके से दोस्तों, सबसे पहले कि एक तो बेसिक स्टैंडर्ड उसका क्या है हम वो डिस्कस कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ CHSL, CGL और छोटे छोटे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं मैं वो आपको बताऊंगा। और दोस्तों एक चीज़ जो नोटिस करने लायक रहेगी इस पूरी वीडियो को फिनिश करने के बाद में, पूरे कंसेप्ट्स को सीखने के बाद में हम ये देखेंगे कि किस एग्जाम में किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है ऑनलाइन स्टडी में। क्योंकि अब हमारे पास सबके पास, आप सब जानते हैं कि एक ही चारा रह गया है कि भाई आप किसी इंस्टीट्यूशन में ऑफलाइन जाके क्लासेस ले नहीं सकते या कहीं पर भी किसी टीचर के पास पर्सनली जाकर नहीं पढ़ सकते। तो आप ज़्यादातर जो लर्नर्स हैं या जो ज़्यादातर चीज़ें आप सीखना चाह रहे हैं उनका अभी फिलहाल के लिए सहारा ऑनलाइन शिक्षा ही बची है। और मैं और मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो यूट्यूब पर आपको दे रहे हैं शिक्षा, मेरे हिसाब से सब कुछ वहां पर अवेलेबल है अगर आप चाहें तो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ जगह जहां पर हमें यह देखना चाहिए कि हाँ रेलेवेंट क्या है एग्जाम के लिए, हम बहुत सारी चीजों को इररेलेवेंट पढ़ रहे हैं। मैंने पिछले कुछ दिनों में नोटिस किया है कि यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स कुछ ऐसा कंटेंट भी डाल रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मतलब दिमाग पर केवल बर्डन बढ़ाएगा। जब 1 घंटे का टाइम होता है तो हमारे पास इफेक्टिव और रिलेटिव चीजें होनी चाहिए अगर हमें 1 घंटे में पेपर करना है। तो मैं आज आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर, सारी चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में मैं पिछले 3-4 साल में जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको एक एक करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप देखिएगा और तय कीजिएगा कि रेलेवेंसी क्वेश्चंस की कैसी है और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आपको किस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है या किस तरह के क्वेश्चंस पर आपको टाइम लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलो तो ट्रिग्नोमेट्री के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। मैंने इसमें कुछ छोटी छोटी 2-3 चीजें बताई हैं जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मैंने इन सारी चीजों को शुरू किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मेरा मतलब है कि मैंने आपको sin 0, cos 0, cos 45, cos 60, cos 90 तक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखा दिया था। ठीक है, आज मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू लेके चलूंगा। पाइथागोरस थ्योरम, या हम इसे हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए। ठीक है, छोटी सी चीज आप में से ज्यादातर को आती भी होगी, 10th के स्टैंडर्ड 10th या 9th में आपको ये पढ़ने के लिए मिल जाती है। मैं बता देता हूं क्या होता है कि इसमें हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत होती है पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय को लगाने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज की जरूरत होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, कम से कम एक कोण, मिनिमम एक कोण 90 अंश का हो। एक 90 अंश का, 2 90 अंश से छोटे हो। अब इसको हम नॉमेनक्लेट कर लेते हैं। सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये इसका बेस है, हिंदी में हम इसे आधार कहते हैं। ये इसका कर्ण है जिसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं और इसको हिंदी में हम कर्ण कहते हैं। और दोस्तों ये परपेंडिकुलर है जिसे हम लंब कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब इनकी मेजरमेंट की हम कैलकुलेशन करते हैं पाइथागोरस के हेल्प से। पाइथागोरस थ्योरम का सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आपको ये 2 साइड दी हैं तो आप तीसरी, कोई सी भी 2 साइड दी हो तो आप तीसरी निकाल सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। मान के चलो ये एक समकोण त्रिभुज है, अगर इसकी एक भुजा 3, 1, 4 है तो दूसरी 5 हो। इन दोनों की हेल्प से ये निकाली जा सकती है। ठीक है, बता देता हूं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम कुछ नहीं होता, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। समझ में आ रहा है ना आपको? मतलब अगर आपको हाइपोटेनियस पता है, अगर इसका स्क्वायर आप कर दें तो इसका स्क्वायर बेस के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर बैठना चाहिए। समझ रहे ना दोस्तों? करके देखो भाई, अगर आप इसका 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 होता है,
3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 16 और 9 25, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इसका मतलब ये तीनों की तीनों जो संख्या होती हैं इन्हें हम पाइथागोरियन त्रिक कहेंगे। मेरे पास 3 आंकड़े आए, 3 संख्याएं आई, 3 4 5, तो इनको मैं क्या कहूंगा? पाइथागोरस ट्रिपलेट या पाइथागोरस त्रिक। इसे मैं कहूंगा पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है दोस्तों, हिंदी में हम इसे कहेंगे पाइथागोरस त्रिक। समझ पा रहे हैं आप? पाइथागोरस त्रिक मतलब जो पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाइड करता हो वो पाइथागोरस त्रिक है। हालांकि इसका इस्तेमाल हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे नहीं करेंगे। मैं आपको कुछ ट्रिक बता देता हूं, कुछ तरीके बता देता हूं कि आपको कोई फॉर्मूला ही लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटी सी एक ट्रिक के थ्रू हम इसे सीखेंगे। ठीक है, एक अच्छी ट्रिक है, अगर आप इसे सीखेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 3-4 ट्रिपलेट्स ही याद रखने हैं। मैं आपको 1-2 वो और करके दिखा देता हूं कि अगर आपको ये वाला एंगल ऑब्वियसली आपका 90 डिग्री का है, सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपको 13 दे रखा है, ये आपको 5 दे रखा है और आपको ये निकालना है, तो आप क्या करेंगे? आप इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा के उसका अंडर रूट निकाल दीजिए। मतलब क्या? 13 5, तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग होगा दोस्तों कितना? 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, इसका शेष आएगा 144, और 144 कितने का वर्गमूल होता है? 12। तो ये अपने आप 12 आ जाएगी। हर जगह आप ऐसा नहीं करेंगे। अब हम कुछ ट्रिपलेट्स में आपको बता देता हूं, अगर वो याद रख सकेंगे आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस में आपके वही यूज होने वाले हैं। ठीक है, 3-4 ट्रिपलेट हैं जो आपको याद में रखने हैं। देखो, पहला इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट आपका 3 4 और 5, ये तीनों संख्याएं ट्रिपलेट में होंगी। ठीक है, आप यहां पर वो डाल लीजिए, एक हेडिंग के तौर पर आप लिख लीजिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, हिंदी में आप कहेंगे इसे पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये सब चीज आपने नोट कर ली होगी। एक किसी उस पर नोट बनाते चलें, आपका ट्रिग्नोमेट्री आज ही खत्म हो जाना है सारा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कंपटीशन के लेवल पर आप ना कर पाए, आसान होती है। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है दोस्तों। ठीक है, पहला 5 12 13, ये भी ट्रिपलेट होता है। ओके, 7 24 25 और 8 15 17। बस आप इन 4 ट्रिपलेटों को याद रखिए। हालांकि और भी होते हैं, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं, ये 4 ट्रिपलेट ही हैं जो आपके ज्यादातर इस्तेमाल होंगे एग्जाम में। ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले ट्रिपलेट यही होंगे, क्योंकि पिछले 8 या 10 साल या बीते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस को भी आप देखेंगे ना, तो आप एक सिमिलरिटी पाएंगे कि सारे के सारे इन्हीं त्रिकों से क्वेश्चन हुए हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज करो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जिसका बेस 8 है और हाइपोटेनियस 17 है, तो परपेंडिकुलर ये देखो 8 और 17 किस में है? 8 ये रहा और 17 ये रहा, तो इस त्रिक की कौन सी संख्या बच गई? कौन सा नंबर बच गया? 15। तो इसका परपेंडिकुलर या हाइट अपने आप 15 हो जाएगा। आपको कोई सी भी दो चीज दे रखी हो, सपोज करो कि यहां पर दे रखी है 13, तो एग्जाम्स में ज्यादातर या तो ये 5 रहेगी, ये 12, या फिर ये 12 रहेगी, ये 5। समझ पा रहे हैं ना आप? तो आप किसी भी ट्रिक को अगर आप इन चारों उनको याद रख लेंगे तो आपको बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगाने से आप बच जाएंगे। अब ये कहेंगे कि सर इन चारों की क्यों आप बात कर रहे हैं? क्योंकि भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सपोज करो मैंने 3 का डबल किया तो क्या हो गया? 6, 4 का डबल किया तो क्या हो गया? 8, इसी तरह 5 का डबल करूंगा तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा किसी ने कि भाई ये वाली 6 है, ये वाली 8 है, तो ये वाली कितनी होगी? तो आप कहेंगे कि ये 6 जो है ये 3 का डबल है और ये जो 8 है ये 4 का डबल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां जो संख्या आएगी वो कितने का डबल होनी चाहिए? 5 का डबल। तो ये अगर 8 है, ये अगर 6 है, तो 5 दूनी 10, ये कितना हो जाना है हमारा? 10 हो जाना है। सिंपल है ना? अब आप ये भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि जी हमारे पास संख्याएं ट्रिपलेट में कौन कौन सी होती है? एक 3 होती है, एक 4 होती है और एक 5 होती है। अगर मुझे 3 4 5 का ट्रिपलेट याद है तो मैं इससे कोई सी भी बनने वाली संख्या कर सकता हूं। जैसे आप देखो, मैं ये कहूं कि अब आप मुझे मेरे साथ बोलिएगा 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके,
मुझे बताइएगा कि सपोज करो कि ये वाली जो संख्या है ये 10 दे रखी है, ये दे रखी है 24, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाली कितनी हो जानी चाहिए? ठीक है, अगर ये 10 दे रखी है, ये 24 दे रखी है, तो ये कितनी होगी? मींस मैं ये कहूं कि बेस 10 है, परपेंडिकुलर 24 है, तो हाइपोटेनियस कितना होगा आपको ये बताना है। सोचो, है ना, परपेंडिकुलर कितना होगा आपको ये बताना है। तो भाई 10 24 सोच के देखो, ये 10 कितने का डबल है? ये 5 का डबल है कि नहीं है? ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं 24 कितने का डबल है? 12 का डबल है। मेरे पास ट्रिपलेट में 5 और 12 के साथ कौन कौन सी संख्याएं हैं? 5 और 12 के साथ देखो, 5 येरा 12 येरा, 5 12 13, हमारे उन चारों त्रिकोण में से एक 5 12 13 था, तो एक तो 5 की डबल हो गई, एक 12 की डबल हो गई, तो यहां जो संख्या आएगी वो कितने की डबल होगी? ऑब्वियसली वो 13 की डबल होगी। नहीं बात समझ में? भाई एक संख्या तो मेरी 5 की डबल दे रखी है 10, एक संख्या मुझे 12 की डबल दे रखी है, तो जो तीसरी बच जाएगी, जो कर्ण बच जाएगा, जो हाइपोटेनियस बच जाएगा, वो आपका अपने आप ही 13 का डबल हो जाएगा। तो ये कितनी हो जाएगी? 26। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि 5 12 और 13 आपने याद किया हुआ है, क्यों? ये ट्रिपलेट होता है। अगर आपको ये भी याद ना रहे, अगर आप इन ट्रिपलेट्स को भी याद ना रखना चाहें, अब मैं एक और छोटी सी बात आपको बताता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जी, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल बी पर राइट एंगल जो है आपका 90 अंश का जो कोण है वो बी है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 61 है, ठीक है, ये 60 है, तो ये कितना होगा? ये तो किसी ट्रिपलेट में नहीं है भाई। अब सवाल समस्या ये होती है कि ये तो किसी ट्रिपलेट में नहीं है। अगर आप किसी वजह से एग्जाम में ट्रिपलेट भूल भी जाएं और आपको त्रिभुज की, एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्राइंगल की कोई सी भी साइड पता करनी है, तो आप क्या करें? जब आपको सबसे छोटी भुजा का, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा का इस्तेमाल करना आना चाहिए। देखो 60 और 1 कितना हो गया? 60 प्लस 61, ये दोनों हो गए 121। समझ रहे हैं ना? 60 प्लस 61 हो गए 121, और 121 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। 121 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली 11 होगी। मतलब आपको अगर कर्ण और आधार दे रखे हो तो जोड़ के उसका क्या निकाल दो? अंडर रूट, आपको लंब मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात आपको? एक बात और समझो, सपोज दैट आपको ये दे रखा होता, ये एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें आपको ये 13 दे रखा है और ये वाला आपको 12 दे रखा है और आपको ये निकालना है, या ये वाला आपको 12 दे रखा है और ये निकालना है। मतलब कर्ण के साथ कोई सी भी एक भुजा दे रखी हो तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ो। 13 और 12 कितने हो गए? 25। 25 का अंडर रूट कितना होगा? 5। तो नीचे वाली जो भुजा है आपकी अपने आप 25 आ जाएगी। समझ पा रहे हैं? अच्छा चलो, एक चीज और, अगर मैं आपसे ये कहूं, देखो सारों पर एप्लीकेट करके देख लो, ये 25 दे रखी है सब। ऑब्वियसली अगर मैं ये कहूं कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कौन सी होती है? एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण या हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, ये दोनों कोई सी भी छोटी या बड़ी हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो साइड होगी वो क्या होगी दोस्तों? हाइपोटेनियस ही होगी, हमेशा कर्ण होगी। तो ये 25 है, ये 24 है, और मुझे ये पता लगाना है, तो इन दोनों को जोड़ो। 25 और 24 49। 49 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों? 7। 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 7। तो ये साइड आपकी ऑटोमेटिकली 7 आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना? पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर ना भी याद आए तो। चलो, ये तो एक ऐसा केस हो गया। एक चीज और सिखा देता हूं अच्छी, देखिए ध्यान से, कि अगर किसी वजह से आपको एक इस तरह का एक त्रिभुज आपको मिल जाए, सपोज करो कि ये आपका 7, एक संख्या दे रखी है 7, ट्रिपलेट में 2 संख्याएं नहीं भी हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, क्या? ABC। उसकी एक भुजा दोस्तों कितनी है? 7 है। कितनी है उसकी एक भुजा? 7। तो मैं ये कहूंगा अगर इसकी एक भुजा 7 है और इसकी मुझे अन्य 2 भुजाएं, मतलब जो बची हुई बेस और परपेंडिकुलर, बेस गायब है और परपेंडिकुलर गायब है, बेस और परपेंडिकुलर अगर पूछा जाए तो मैं वो कैसे निकालूं? तो ये ध्यान से देखो, अगर कोई भी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की आपको सबसे छोटी भुजा पता है, ठीक है, और आपको कर्ण वगैरह पता करना है, तो आप क्या करें? देखो ये n अगर ऑड है, क्या है? अगर n
ऑड है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा 7 का करिए स्क्वायर और इसे डिवाइड कर दीजिए 2 से। किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से। 7 का स्क्वायर करिए और किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से। क्यों, क्योंकि ये जो भुजा है आपको एक कौन सी क्या दे रखी है, 7। तो आप इस 7 का स्क्वायर करके इसे कितने से डिवाइड कर देंगे, 2 से। ध्यान से देखो भाई, अगर 7 का स्क्वायर किया तो ये कितना हो गया, 49 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब 49 को 49 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 24.5। नहीं, बात समझ में भाई, अगर आपको किसी ट्रिपलेट की सबसे छोटी भुजा का पता चल जाए या आपको ये लगे कि हाँ भाई ये छोटी साइड है, तो आप क्या करें कि आप उसका, और वो ऑड है, ऑड मतलब क्या, विषम है, तो आप उसका स्क्वायर करके आप उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब आपको 2 अन्य भुजाएं पता करने के लिए इसमें एक में 0.5 घटा जोड़ दीजिए, तो 24.5 में जब आप 0.5 जोड़ेंगे तो दोस्तों ये 25 हो जाएगा अपने आप, और 24.5 में से एक बार 0.5 घटा दीजिए तो ये 24 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब 2 भुजाएं, जो बची हुई 2 भुजाएं होंगी वो अपने आप में एक 24 हो जाएगी और एक 25 हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। बात आ रही है ना समझ में? अगर आपको ये चीजें नहीं, कोई सी एक भुजा भी पता हो तो भी आप सारी भुजाएं पता कर सकते हैं। अब आप एक चीज और देखिए, मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा और आप मुझे करके दिखाइएगा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा सारा का सारा अभी क्या खेल है, कैसे चल रहा है। सपोज दैट कि मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, फिर से इसकी एक भुजा मैंने 8 ली। क्या ली दोस्तों, 8। ठीक है, अगर मैं इससे पूछूं कि बाकी इसका हाइट या परपेंडिकुलर 8 है, बेस नहीं पता मुझे और हाइपोटेनियस नहीं पता, तो मैं बेस और हाइपोटेनियस को मैं कैसे पता लगाऊंगा? ये क्या है दोस्तों, ये नंबर आ गया इवन। अगर n बराबर इवन दे रखा हो, क्या दे रखा हो, इवन या सम संख्या दे रखी हो, तो मैं क्या करूं, 8/2 का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, 8/2 का होल स्क्वायर। 8 में 2 से भाग देंगे क्या होगा जी, 8 में 2 से भाग देंगे तो आप कहेंगे कि सर 4 का होल स्क्वायर हो गया ये तो, और 4 का होल स्क्वायर तो क्या होता है, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है ना। तो आप क्या करें कि 16 में एक बार 1 जोड़ दें, 17 आ जाएगा, एक बार 1 घटा दें, 15 आ जाएगा। तो 8 के साथ के ट्रिपलेट की जो 2 संख्याएं वो कौन कौन सी हो गई, एक 15 और एक 17। तो मतलब अगर एक 8 है तो बेस 15 होगा और ये 17 होगा। क्यों, क्योंकि जी हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, ये 17 ही रहेगा, ये 15 रहेगा। तो ये आ गया ना, देख लो वही ट्रिपलेट निकल के। अगर आपको याद ना रहे तो बात आ रही है समझ में? चलो, तो अगर समझ में आ गई है तो फिर आप मुझे एक क्वेश्चन करके देखिए, ट्राई मार के देख लीजिए क्या जा रहा है। दोनों तरीके से हम एक रिवर्स प्रोसेस भी करके देख लेते हैं। सपोज दैट आपको ये दे रखा है कि ये 41 दे रखा है, ये 40 दे रखा है, तो ये क्या होगा बताओ? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये 40 है, ये 41 है, A B C, मतलब आपका हाइट पता लगानी है आपको। हाइपोटेनियस 41 दे रखा है और ये 40 दे रखा है, तो ये क्या आना चाहिए, तो ये 9 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। कैसे, मैंने बताया था अभी अभी कि आप 41 और 40 को जोड़ो, कितने हो गए, 81। 81 का क्या कर दो आप, अंडर रूट, और ये कितना हो गया, 9। बात आ रही है समझ में? तो अब आप बार बार आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत ही नहीं है, किसी भी तरह का कोई। अब अगर आपको ये पता लगाना है कि सर हमारे पास ये ना होता, चलो ये होता, 41 होता और यहां का नहीं होता, तब हम क्या करते? सोचो भाई, 41 दिया होता, 9 दिया होता, 41 दिया होता और बेस ना हमें दिया होता, तो हम क्या करते, कैसे पता लगाते? तो हमें पाइथागोरस थ्योरम में इनपुट करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते कि 9 का स्क्वायर करते, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, और हम इसे डिवाइड करते कितने से, 2 से। 81 का से को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 40.5 आएगा। भाई 40 तो पूरा पूरा कट जाएगा और आधा बचेगा, तो 1 का डिवाइड करेंगे तो 40.5 आ जाएगा। अब मैं क्या करूं कि इसमें मैं एक बार 0.5 जोड़ दूं और एक बार 0.5 घटा दूं। तो 40 में जब 0.5 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 41, और जब 0.5 घटाऊंगा तो 40। 41 तो मेरे पास है ही, मेरे पास क्या नहीं है इस ट्रिपलेट में, 40, तो ये ऑटोमेटिकली 40 आ जाएगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पाइथागोरस, और ये आपको यही काम नहीं आएंगे, ये आपको ज्योमेट्री में भी काम आएगा।
अगर ये तरीका आपने सीख लिया तो आप बहुत सारा टाइम आप अपना बचा सकते हैं। सोच के देखो, पहले 41 का स्क्वायर करना था, फिर 40 का करना था, उसको घटाना था, फिर उसको अंडर रूट निकालना था, तो ड्रामा ज्यादा हो जाता। तो सिंपल आपको 2 से डिवाइड करना आना चाहिए। अगर ये नंबर ऑड है, क्या है, ऑड, कोई जो स्मॉल नंबर ऑड है, तो आप क्या करेंगे, एन स्क्वायर डिवाइड बाई 2। जो आंसर सपोज करो ये डिवाइड करने के बाद में x आया, तो ट्रिपलेट निकालने के लिए एक बार 0.5 जोड़ दिया, एक बार 0.5 घटा दिया। अगर ये इवन है, एक बार रिवाइज में करा देता हूं, तो n/2 का होल स्क्वायर, सपोज करो आंसर y आया, तो एक बार +1 कर दिया, एक बार -1 कर दिया, आपके तीनों ट्रिपलेट निकल आएंगे किसी भी संख्या का। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, हम एक और वो शुरू करते हैं। मैं एक चीज आपको बताऊं, चलो आप मुझे बताएंगे अब कि सपोज करो कि ये 17 है, ये 15 है। अब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या अगर 15 और 17 को जोड़ेंगे तो ट्रिपलेट का वो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा ना ये। तो इनमें से कोई सा भी एक नंबर लेकर आप इसे कर सकते हैं। देखो अब ट्रिपलेट का इस्तेमाल करना आपको आ गया है। ज्यादातर यही 3-4 चीजें रहेंगी जो आपको सीखनी है इसमें, या जिन चीजों को आपको अप्लाई करना है। अब मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल हम राइट एंगल ट्रायंगल पे कैसे करेंगे, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पता करने के लिए, वो सीख लेते हैं। फिर आगे हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। देखो ध्यान से, आपने जो बच्चे हिंदी बेल्ट से पढ़े हैं, जिन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा, उन्हें 10th में उनके ज्यादातर अध्यापकों ने सिखाया होगा लाल बटे कक्का, जिन्होंने 10th में मैथ पढ़ा है। और जो सेंट्रल बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से जो बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें ये सिखाया जाता है। ठीक है, हम इसे लाल बटे कक्का पढ़ते हैं और इसे हम बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अलग अलग तरीके से, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, या हम ये कहें पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मतलब अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है बच्चों को। एट द स्टैंडर्ड ऑफ 10th स्टैंडर्ड पर हम इन चीजों को सीखते हैं। अब इसे हम कैसे सीखें, देखो ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इस नॉमेनक्लेशन की एक अलग वैल्यू होती है। यहां पर आपका साइन थीटा होता है। साइन का अपोजिट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, और हम यहां पर कोसेक थीटा लिख लेते हैं। यहां पर कॉस थीटा होता है जी, और यहां पर होता है सेक थीटा। यहां पर आपका टेन थीटा होता है, और यहां पर आपका कॉट थीटा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं अगर आपसे ये पूछे कि मान के चलो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया ऐसे, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया 13, यहां पर लिख दिया मैंने 5, यहां पर लिख दिया मैंने 12, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 13 और 12 25, 25 का अंडर रूट 5, ठीक है। बेसिक साइंस को डेवलप करने के लिए है, कंपटीशन में तुम्हें यही करना है। कंपटीशन में अगर हर क्वेश्चन में पाइथागोरस लगाने बैठ गए तो यकीन मानो दोस्तों 1 घंटा होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन टफ इसीलिए नहीं बनाते वो लोग, या इतने टफ क्वेश्चन आपको केवल इसलिए नहीं मिलते क्योंकि समय कम होता है। तो जितने मिनिमम से मिनिमम एफर्ट में आप मैक्सिमम रिजल्ट निकाल सकें, आपको वो सारी चीजें आनी चाहिए। कुछ ज्यादा बड़ा सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा ऐसे क्वेश्चन सीखने की जरूरत नहीं है जो बहुत ज्यादा ऐसे लगते हैं कि डिफिकल्ट हैं। अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है भी तो एग्जाम में उनके आने की जो परसेंटेज होती है वो 2-3% क्वेश्चन होते हैं। ऐसे 100 में से 5 क्वेश्चन आपको, अगर मेंस की बात करूं मैं, सीजीएल मेंस की, तो 100 में से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होंगे। लेकिन अगर हम उनके पीछे भागेंगे तो हम 95 को नेग्लेक्ट करते चलेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हमें फोकस अपनी 95% तैयारी पे करना है इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर 5% टफ क्वेश्चंस। ओके गाइज, सो अगर मैं आपसे ये कहूं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू कहां है, यहां भी लिख लेता हूं मैं। साइन थीटा, साइन, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे साइन थीटा ये रहा जी, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अंग्रेजी में, हिंदी में हो गया लंब बटे कर्ण। L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार। यहां पर P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनियस। समझ रहे ना। अगर मैं आपसे कहूं कि साइन थीटा बराबर हो गया 5, साइन थीटा पूछूं तो साइन थीटा बराबर हिंदी में लंब बटे कर्ण और अंग्रेजी में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनियस कितना है 13। तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/13।
13। मैं इसी ट्राइंगल में आपसे टेन थीटा की वैल्यू पूछूं तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 5 और बेस कितना है? 12। यही अगर आपसे मैं पूछूं कि सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसी ट्राइंगल में सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस। क्या जी? हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस कितना है? 13 और बेस कितना है? 12। बस मतलब इसमें से ये आपको ध्यान रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या आप ध्यान रख सकते हैं वट एवर टेक्टिक्स यू गाइस यूज, या लाल बटे कक्का, हिंदी बेल्ट के बच्चे आप इसे याद रख सकते हैं कि लंब साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। एक तरीके से और ध्यान रख सकते हैं कि साइन का ऑपोजिट व्युत्क्रम रेसिप्रोकल जो होता है वो कोसेक होता है। अगर साइन की वैल्यू किसी वजह से साइन थीटा बराबर अगर 5/7 है तो कोसेक थीटा की वैल्यू 7/5 हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। समझ में आ रहा है ना? मतलब दो चीजें हैं कि जो एक दूसरे के उल्टी होती है। कॉस सेक का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा। मतलब अगर कॉस का मान 2 है तो सेक का 1/2 होगा, कॉस का मान 3/5 है तो सेक का मान 5/3 होगा। मतलब उसे हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलें तो जर्नी शुरू करें। इसके बाद में मुझे आपको स्क्वायर आइडेंटिटीज भी सिखानी है। स्क्वायर आइडेंटिटीज को सीखने के बाद में हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं मिटा रहा हूं दोस्तों ये। मुझे उम्मीद है कि सबकी समझ में आया होगा और सबने इसको ढंग से नोटिस किया होगा। ठीक है, चलो ट्रिपलेट्स आ गए हैं निकालने। तो अब देख लेते हैं कि किस किस तरह के, मैं कुछ CHSL के, MTS के कुछ पहले छोटे छोटे एग्जाम्स के 1-2 क्वेश्चन आपको कराता हूं। ठीक है, फिर आप उन सारी चीजों को खुद जज करके देखिएगा। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, ये कंप्यूटर जी लगाएंगे अभी, और ये रहा। ठीक है, देखिए अगर आपसे कहें, इसने कहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू 15/17 है। क्या है जी? कॉस थीटा की वैल्यू 15/17 है। मैंने एक ट्रिपलेट आपको बताया, अगर आपको याद रह गया होगा, 8, 15 और 17। ठीक है, 8, 15 और 17। तो 8, 15 और 17 मैंने अगर आपको एक ट्रिपलेट बताया था, तो ये 17, ये 15 और ये कितना? 8। ठीक है, आप ध्यान से देखो कि ये 8 को उससे डिवाइड करें हम 2 से तो कितना हो जाएगा? 4, 4 का वर्ग होगा 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, 1 घटाएंगे 15। तो मतलब 8, 15 और 17 इस किस में क्या है? ये ट्रिपलेट में। मुझे क्या क्या दे रखा है उसने? इसमें 15/17 दे रखा है। मतलब मुझे कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? वो होता है, कॉस थीटा यहां होता है ना बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस अपॉन में कॉस थीटा की, कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस क्या है? 15, तो 15 नीचे, हाइपोटेनियस 17 है तो 17 हाइपोटेनियस की जगह। यहां पर ये वाला बेस हो गया, ये वाला हाइपोटेनियस हो गया। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये वाला बेस हो गया 15 और हाइपोटेनियस हो गया तो 17। तो यहां पर बेस रख दिया, यहां पर ये ट्रिपलेट का ये जो तीसरी संख्या होती है वो क्या होती है? 8। ठीक है, 8 को 2 से डिवाइड, देख लो क्रॉस चेक करके, अगर 8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 16 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 17, और 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 15। तो तभी तो दोनों संख्या 15 और 17 है। समझ में आ रही बात? ओके जी, चलो अगर बात समझ में आ गई तो अब आपसे पूछा है उसने क्या? उसने आपसे पूछा cot 90 - थीटा। इसको आप कुछ देर के लिए tan थीटा रख लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको कराने वाला हूं। ठीक है, अगर आपसे पूछे cot 90 - थीटा की वैल्यू, दोस्तों वैसे tan थीटा होती है, cot 90 - थीटा, जब हम चतुर्थांश या क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तब आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल जानकारी मैं दे दूंगा। ये होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो tan थीटा देखो कहां लिखा हुआ है, यहां पर। tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है जी? 8, और बेस कितना है जी आपका? 15। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8/15। ऑप्शन से पता चल रहा है, मल्टीटास्किंग है, MTS एग्जाम का क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, तो इतना मुश्किल, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि अभी मैं MTS, CHSL और फिर मैं धीरे धीरे आपको CGL प्री पर लेकर आऊंगा। और जब मैं आपको ये सारा सेक्शन खत्म हो जाएगा तो मैं आपको सबका कंबाइन एक, मतलब एक बड़े प्लेटफॉर्म पर CGL या CPO के मेंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस मैं आपको इससे कराऊंगा। चलिए कंप्यूटर जी हमारे लिए अगला क्वेश्चन लगाएंगे। और अगला क्वेश्चन बिल्कुल, अब हम कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे या सीखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों,
जो कुछ देर इसी पर चलेगा, फिर मैं आपको स्क्वायर आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस कराऊंगा। देखो बहुत आसान है, इसने कहा है कि कॉस थीटा, करने के और भी कई सारे तरीके हैं लेकिन मैं आपको बाद में सिखाता रहूंगा, धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है क्या, 3/5। मैंने वो फॉर्मूला मिटा दिया, मैं एक बार लिख देता हूं। यही था ना दोस्तों, है ना, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। इसे हम क्या कह सकते हैं, यहां लिख दें साइन थीटा, यहां लिख दो कॉस थीटा, यहां लिख दो टेन थीटा, यहां लिख दो कॉसेक थीटा, यहां पर लिख दो सेक थीटा, यहां पर लिख दो कॉट थीटा। कोई परेशानी तो नहीं है। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है 3/5, तो भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये यहां पर राइट एंगल है जी। तो बेस ये हो गया, ये हो गया। और मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको 3 4 5 का ट्रिपलेट बताया था नहीं? तो 3 4 5 का ट्रिपलेट मैंने आपको बताया था कि 3 4 5 के ट्रिपलेट को आपको याद रखना है। अगर दो नंबर 5 और 3 दे रखे हैं तो कौन सा बच गया, 4, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 4। बाकी आप वो भी कर सकते हैं कि जी 5 का वर्ग और 3 का वर्ग, 25 में से 9 घटाओ 16 का वर्ग मूल 24 4 आता है। तो बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, 3 4 5 बहुत आसान है, पहला ही ट्रिपलेट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है उसने, आपने पूछा है साइन, उसने पूछा है कि साइन थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा। अब ये आप निकाल लेंगे, मुझे उम्मीद है कि साइन थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा। चलो मैं करा देता हूं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना, 4, हाइपोटेनियस कितना, 5। सेक थीटा क्या होता है जी, सेक थीटा यहां होता है, ये होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस, ठीक है। सेक थीटा अगर पूछा जाए तो क्या होता है, हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है, 5, और बेस कितना है, 3। 5 से 5 कट गया, 4/3। इस क्वेश्चन का आंसर है, खत्म किस्सा। सी आपका, सॉरी डी आपका आंसर सी है इसका। समझ रहे हैं ना, यही है फिलहाल का जो प्री का स्टैंडर्ड है या कुछ और छोटे मोटे एग्जाम का स्टैंडर्ड है, यही है। तो ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जब ये क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन के तौर पर एक टफ क्वेश्चंस की सीरीज में आपके लिए ले आऊंगा, जो स्पेशली मतलब बहुत जिनका चांसेस या बहुत कम परसेंटेज पे क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक और वो देखते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर है। अब की बार इसने साइन थीटा की वैल्यू 3/5 दे रखी है, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि वो जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या लाल बटे का आपको याद हो गया होगा। तो अब मेमोरी बेस्ड करते हैं, बिना कॉपी पेन का इस्तेमाल किए। अगर मैं ये कहूं कि ये लंब है, साइन थीटा में ये लंब है जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये हो गया कर्ण जिसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। याद करो, याद करो कहां था साइन। आप ये कहेंगे जी यहां साइन था सर, यहां कॉस था और यहां टेन था, यहां पर कॉट था, यहां पर सेक था और यहां पर कॉसेक था। यही है जी, यही तो हमने किया अभी तक। मैं बार बार मिटा के इसे बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये क्लास के बाद में याद करने की जरूरत ना पड़े, आपके दिमाग में बैठ जाए। भाई ये परपेंडिकुलर हो गए, हाइपोटेनियस हो गया। ट्रिपलेट में 3 4 5 होते हैं, तो 3 भी है 5 भी है, मिस क्या है, 4 है। 4 मिस है, तो अगर ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस ये है तो 4 क्या हो जाएगा, बेस। कुछ निकालने की तो जरूरत नहीं पड़ी। अब उसने पूछा है कि ये तो हो गया टेन थीटा प्लस का कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस के कॉसेक थीटा। समझ में आ रहा है ना। टेन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा ये रहा जी। आप ये कहेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर ओवर बेस मतलब 3/4, क्योंकि परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना है, 4। कॉस थीटा पूछे तो कॉस थीटा होगा बेस ओवर हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, 4, कर्ण क्या है, 5, ठीक है। डिवाइड कर दो किससे, कॉट थीटा होता है क्या, कॉट थीटा यहां पर होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटे लंब। आधार क्या है आपका 4 और लंब क्या है आपका 3, और प्लस कॉसेक थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 3/5, 5/3। बस सॉल्व करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो भाई अगर वैसे करोगे तो ये 9/3, मतलब नीचे तो 3 ही आ गया, 5 4 9, 9 में 3 से भाग दूंगा तो 3 इसे मिटा के डायरेक्ट 3 लिख दूं, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, 15 और 16, 31/20। कितना हो गया ये, 5 3 15 और 4 चौक 16, 31/20 गुणा 3/1, तो ये हो गया
93/20 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका। ठीक है, 20 या 60, सॉरी 93/31/60 आप इसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बी इसका आंसर सही है। समझ में आ रही बात आपको? चलो चलो, यही चाहते हैं बस समझ में आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं, चलें आगे। ओके, मतलब कैलकुलेशन है बस, इसमें से रखने के बाद में कि छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए एंड दैट्स इट। चलो थोड़ा सा और आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है बस, क्योंकि आपको पाइथागोरस थ्योरम यहां पर वो चाहता है कि आप यूज करें, आप ट्रिपलेट का इस्तेमाल ना करें। तो एक बार मैं पाइथागोरस थ्योरम में आपको लिख दूं कि पाइथागोरस थ्योरम बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होती है, हिंदी में मैं लिख देता हूं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है जी, कोई परेशानी तो नहीं है। अब साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है उन्होंने, a/b दे रखा है इसमें, तो बना लेते हैं भाई। ये आपकी जानकारी के लिए बस छोटा सा वो है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ए ये हो गया, बी ये हो गया। तो दोस्तों सिंपल सी बात ये है कि बी के स्क्वायर में से ए का ये होगा √b² माइनस a²। इतना आपको मतलब वर्बली करना आना चाहिए। कैसे? मैंने इस फॉर्मूले में रखा है और कुछ नहीं किया मैंने इसे, मतलब हाइपोटेनियस क्या है b, तो b का स्क्वायर बराबर बेस हमें पता लगाना है, तो मैंने इसको बेस को b रहने दिया और परपेंडिकुलर क्या है मेरा a², ये b² कर दिया। ये प्लस का है, इधर ले जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो b² माइनस a² बराबर b²। और जो स्क्वायर है कि जब इसे मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा और अंडर रूट में b² माइनस a² हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो गया, b² माइनस a²। तो सिंपल है। अब आपसे पूछा है कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या। ठीक है, और वैल्यू रख दो। सेक थीटा क्या होता है, आधार बटे, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है दोस्तों, कर्ण आपका b है और आधार क्या है आपका √b² माइनस a² माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है, तो हम इसे क्या लिख लें, b² माइनस a² इन अंडर रूट डिवाइड बाय b। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा b √b² माइनस a², ये एलसीएम आ गया। और जब अंडर रूट की इसमें मल्टीप्लाई b की इसमें करेंगे तो b² माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b² प्लस के a²। b से b कट गया, आंसर आ गया आपका a² डिवाइड बाय b अंडर रूट b² माइनस a²। मतलब दैट वाज अ सिंपल एप्लीकेशन विच यू हैव टू अप्लाई एंड दैट्स इट। ठीक है, तो a² आपका सी ऑप्शन इसका सही है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं आपको। समझ में आ रही बात? चलो एक और सवाल देखते हैं करके, कंप्यूटर जी और दिखाएंगे हमें। ये क्वेश्चन आपका ये भी दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है, ये मैं मिटा रहा हूं बिल्कुल इसी क्वेश्चन का एक पैटर्न चेंज करके, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके हमें इस क्वेश्चन में दिया है। इसमें उसने कुछ नहीं कहा, अब की बार उसने क्या दिया है, कॉस थीटा बराबर दे रखा है कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू p ओवर स्मॉल p डिवाइड बाय अंडर रूट p² प्लस q², p² प्लस q², ये उसने दिया है। मतलब cos थीटा की वैल्यू दे रखी है दोस्तों, p है ये। ठीक है, p ओवर p² प्लस q²। ओके, पूछी है कि tan थीटा की वैल्यू बताओ। थोड़ा सा आसान भी कर दिया है अगर देखें तो, tan थीटा की वैल्यू cos थीटा की दे रखी है और tan थीटा की पूछी है। तो अब क्या करें, आप एक ट्राइंगल बना लो जी। ठीक है, इसे A कह लो, इसे B कह लो, इसे C कह लो, और ये 90 का है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल cos थीटा होता है, आधार ये हो गया P और कर्ण हो गया ये। अब मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट बता रहा हूं, cos थीटा आप देख लो यहां पर क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस मैंने यहां लिखा है पहले ऊपर, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, ये वाला निकालना है। ठीक है, तो अब इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर माइनस ये। तो दोस्तों अगर इसे करेंगे तो q² बचेगा, मतलब ये q आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि p² प्लस q² का अंडर रूट है तो q आ जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब क्या हो गया आपका q और आधार आपका देखें p, तो q ओवर p इसका आंसर आ गया एंड दैट्स इट। मतलब पहला ही क्वेश्चन, पहला ही आंसर इसका सही है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो कंप्यूटर जी हमारे लिए अगला क्वेश्चन लगाएंगे अभी। देखो तो भाई
तुम्हें ट्रिपलेट्स निकालने आ गए हैं, ट्रिपलेट्स का यूज करना आ गया है, पाइथागोरस थ्योरम आ गई है, तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। अब तो आप लगभग सर्वगुण संपन्न है। 7 साइन एल्फा बराबर 24 कॉस एल्फा अगर आपको दे रखा है, ठीक है, और आपसे पूछा है उसने 14, ये मैं मिटा देता हूं, मुझे उम्मीद है ये सब आपने लिख लिया होगा, और अब आप इसे देख देख के इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। एक फंक्शन जिसकी वैल्यू उसने पूछी है वो है 14 tan एल्फा माइनस 75 कॉस एल्फा, 75 कॉस एल्फा माइनस 7 सेक एल्फा, 7 सेक एल्फा। ओके, अब 14 ये वाला फंक्शन दे रखा है, इसकी वैल्यू चाहिए, तो सिंपल सा पाइथागोरस तुम लगा सकते हो, क्योंकि देखो ये cos साइन के नीचे आ जाएगा तो tan बन जाएगा, और ये 7 24 के नीचे आ जाएगा तो tan थीटा की वैल्यू यहां से अगर हम निकालें तो tan थीटा की वैल्यू tan एल्फा की वैल्यू 24/7 आ जाएगी, ठीक है। अब ये है वो ट्रिपलेट बन गया 7 24 25 वाला, 4 ट्रिपलेट्स में मैंने एक बताया था ना ये। अब ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हाइपोटेनियस 25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ आप, ठीक है। बस सारी वैल्यूज उठा के यहां पे रख दो। 14 tan अल्फा की वैल्यू अभी भी आपने निकाली है 24/7 माइनस 75 कॉस अल्फा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस कितना है जी 7 और हाइपोटेनियस कितना है 25 माइनस 7 सेक होता है कर्ण बटे आधार, और कर्ण कितना है आपका 25 और आधार कितना है आपका 7। तो ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन भी उसी तरह से फ्रेम किया जाता है कि जिस तरीके से वो कैलकुलेटिव इतना ना हो जाए कि बच्चा उसे विद इन अ मिनट ना कर सके, समझ रहे ना। तो एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें समय कम है उसमें क्वेश्चन उसी हिसाब से फ्रेम किया जाता है। तो देखो कितना आसान हो गया, 7 से ये कट गया 2 बार, 25 से ये कट गया 3 बार, और 7 से तो 7 ये कट गया। तो आप इसे देखेंगे तो ये कितना हो गया 48, और ये हो गया 21, और ये हो गया 25, और 21 और 25 ये 48, ये माइनस के 46 हो गए, और दोस्तों 2 आपका आंसर आ गया। तो क्या जरूरत थी इसमें कुछ ज्यादा मगजपच्ची करने की, हमें तो सिंपल, हम अगर पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिपलेट्स वगैरह हमें याद है तो हम डायरेक्ट चीजों को रख सकते हैं, और कई बार इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन सारी चीजों को, आधी से ज्यादा चीजों को माइंड में कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल बस सिनेरियो बदला है, कहानी अभी भी वही है। कैसे, क्या माने जी इस कहानी का मतलब क्या है? इस कहानी का सिंपल मतलब भाई ये है कि ये साइन थीटा बाई एक्स दे रखा है, और ये बराबर दे रखा है कॉस थीटा बाई वाई के। वैसे तो खैर ज्यादा इसमें आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉस को इधर ले आओ, एक्स इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बराबर क्या हो गया टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन में वाई। तो टेन थीटा की वैल्यू अगर x अपॉन में y आ गई, तो ये जब ट्राइंगल ऐसे बनता है टेन थीटा में, तो ये लंब होता है और ये बेस होता है। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, लंब बटे आधार होता है ना भाई, लाल बटे कक्का में तो L और A आता है, तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो लंब क्या हो गया आपका x, आधार हो गया y, और भाई ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज पर एज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सिंपल सी बात पूछिए, पूछा क्या है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बताना है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब हो गया x, कर्ण हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, माइनस कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और आधार होता है y बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। तो कितना सिंपल सिनेरियो बना, x माइनस वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन आपका इसका सही है। चलो उम्मीद है कि आप इस तरह की इन चीजों को तो आप डील करना सीख गए होंगे। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिटा दूं मैं, चलो दोस्तों, जितनी चीजें आपने इसमें सीखी हैं, ट्रिपलेट्स के यूज, डायरेक्ट वैल्यू उनकी पुट करना, बड़ा काम आएगा आपको पेपर में। मैंने उस इफेक्टिव तरीके से इन्हें बताने की कोशिश की है कि जिससे आपका समय बच सके, और एग्जाम में नॉलेज से ज्यादा समय को मैनेज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस की सीरीज को मैं अभी और आगे बढ़ाऊंगा, अगली वीडियो में मैं जो आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आने वाली क्लासेस और भी आपके लिए बेहतरीन होंगी।
तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और करते रहिए स्टडी दिमाग से।